एक प्रॉफिटेबल वेब डेवलपर किस तरह से बनना है, कौन सी टेक्नोलॉजी सीखना है, कौन सी अवॉइड करना है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वेब डेवलपमेंट सीखने से रिलेटेड सब कुछ बताऊंगा। क्या सीखना है, क्या अवॉइड करना है, कैसे आपको हाईएस्ट पैकेज मिल सकता है वेब डेवलपमेंट में, और उसी के साथ साथ एवरेज सैलरी, एवरेज मार्केट सैलरी इंडिया में क्या सीखोगे तो क्या आप लोगों को मिलेगी। एकदम A to Z आप लोगों को बताऊंगा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तैयार हो जाओ इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसी बहुत सारी गलतियां जो कि मैंने पर्सनल लेवल पर करी हैं, आप लोगों को अवॉइड करवाना चाहता हूं। तो सबसे पहले यहां पर आता है हमारा पॉइंट नंबर 0, और ये पॉइंट नंबर 0 है हमारा रिक्वायरमेंट्स, कि क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी यार। अगर आप लोग एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको यार एक लैपटॉप तो चाहिए होगा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हम लोग तो फोन में कर लें कोडिंग, फोन में भी तो हो जाती है कोडिंग, फोन में अच्छी होती है। बहुत सारे लोग आर्ग्यू करते हैं, लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहूंगा फोन में वेब डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि फोन में आप लोग अपने कोड को ढंग से एडिट नहीं कर पाओगे, सिनेरियो को सही से नहीं देख पाओगे। आपको एक लैपटॉप चाहिए कम से कम 1 GB रैम का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 1 GB लिख देता हूँ। 1 GB रैम का लैपटॉप आपको कम से कम चाहिए ही चाहिए होगा यार। इसके बाद टाइप्स ऑफ वेब डेवलपर्स की बात कर लेते हैं। हमारे पास 3 तरह के वेब डेवलपर्स होते हैं। एक होता है हमारे पास फ्रंट एंड डेवलपर्स, एक होते हैं हमारे पास बैक एंड डेवलपर्स, और एक होते हैं हमारे पास फुल स्टैक डेवलपर्स, ठीक है। तो ये जो फुल स्टैक डेवलपर्स होते हैं इनके बारे में भी बात करेंगे, और फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। तो अब तक हम लोगों ने सीखा कि फ्रंट एंड, बैक एंड और फुल स्टैक डेवलपर्स 3 तरह के वेब डेवलपर्स हमारे पास होते हैं। जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है वो सिर्फ क्लाइंट को जो देखता है उस पर फोकस करता है। बैक एंड वाला सर्वर को किस तरह से प्रोग्राम करना है वेबसाइट्स भेजने के लिए, इस पर काम करता है। फुल स्टैक डेवलपर की जिम्मेदारी होती है दोनों। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आप लोगों को सीखनी है, और फिर इसके बाद ये भी बताऊंगा कि इन तीनों में से कौन सा रूट आप लोगों को लेना चाहिए और कौन सा रूट आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है। एवरेज सैलरीज पर टेक्नोलॉजी के साथ बताऊंगा आप लोगों को। अब यहां पर रिक्वायरमेंट में नंबर 1 बात कर लेते हैं हम लोग। पहली रिक्वायरमेंट हमारी क्या होने वाली है, HTML, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक होता है यार। HTML का नाम मैंने यहां पर सबसे पहले इसलिए लिया क्योंकि जो HTML है वो बिल्डिंग ब्लॉक है। किसी भी वेबसाइट पे आप चले जाओ HTML आप लोगों को वहां पर मिलेगा। क्या HTML एक बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजी है? नहीं यार, HTML बहुत ईजी है, और आप लोग सिंपली इसको मेरे नोट्स एक्सेस करके सीख सकते हो। मैंने HTML के कुछ नोट्स बनाए, एक वीडियो भी बनाया है HTML का। आप अगर उसके सिर्फ नोट्स भी पढ़ लोगे ना और बेसिक चीट शीट मेरी एक्सेस कर लोगे ना HTML की, आप लोगों को आ जाएगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे यार ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है, किस तरह से HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिलेट करता है एक दूसरे से। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CSS, जो कि हमारी दूसरी टेक्नोलॉजी होने वाली है, और यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ के मैं लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और HTML CSS जावास्क्रिप्ट को समझने के लिए एक एनालॉजी ले लेते हैं। मान लो आपके पास एक कार है, जो कार का ढांचा है ना, जिसपे कलर भी नहीं हुआ हुआ है, एकदम लोहे का ढांचा, उसको आप HTML मान लो। CSS उसके ऊपर पेंट और उसके ऊपर जो भी खूबसूरतियां हमने लगा दी हैं, शीशे लगा दिए हैं, हमने कलर कर दिया उसके ऊपर, ये सब CSS आप लोग इसको समझ लो। और जावास्क्रिप्ट कार का इंजन, जो कि लॉजिक है कि भाई क्या करने से क्या होगा। इंसान का एग्जांपल दूं तो HTML हमारा स्केलेटन हो गया, CSS हमारी स्किन और आंखें और बाल और जितना भी इंसान को चीज़ें खूबसूरत दिखाती हैं वो हो गई, और जावास्क्रिप्ट हमारा दिमाग और किस तरह से हम लोग काम करते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम, हम किस तरह से फंक्शन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, गुस्सा होते हैं, ये सब जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो HTML ढांचा, CSS खूबसूरती, जावास्क्रिप्ट लॉजिक, ठीक है। ये चीज़ तो यार आपको समझ में आ गई होगी अभी तक। और ये तीनों ही फ्रंट एंड पर होते हैं, जावास्क्रिप्ट बैक एंड पर भी हो सकती है, लेकिन एसेंशियली HTML CSS जावास्क्रिप्ट जरूरी है, एकदम फ्रंट एंड पर होंगे ही होंगे। HTML आपका पेज कैसे दिखेगा, CSS खूबसूरती, जावास्क्रिप्ट लॉजिक, ये हमने सीख लिया। तो अगर आप लोग एक ऐसे इंसान है जो इस वीडियो को देख रहे हैं जो कि एकदम जीरो है वेब डेवलपमेंट में, यहां से आप लोग स्टार्ट करो, ठीक है। ये एब्सोल्युटली ईजी है, ईजी टू लर्न है, इसमें कुछ भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाली सीखने में। आप मेरे नोट्स एक्सेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अपने HTML कोर्स का और नोट्स का, ठीक है। तो ये चीज तो सॉर्टेड हो गई यार, ठीक है। HTML कोर्स और नोट्स, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो यार ये चीज़ तो सॉर्टेड हो गई हमारी HTML। अब CSS की बात करते हैं। CSS में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। आप कुछ ऐसा समझ लो कि की वैल्यू पेयर्स की तरह से आप लोग पर एलिमेंट में प्रॉपर्टीज लगाएंगे और उनको स्टाइल करेंगे। क्या CSS आप लोगों को पूरी सीखने की जरूरत है? एब्सोल्युटली नॉट यार। आप लोग CSS को इतना सीख लो कि यार आपका जो पेज है वो एक बेसिक लेवल पर खूबसूरत दिखे, बस इतनी CSS आप लोग सीख लो और आपका काम हो जाएगा। तो CSS को कभी भी मास्टर करने की कोशिश मत करना एज अ बिगिनर, ठीक है। फ्यूचर में हम लोग जरूर करेंगे, लेकिन एज अ बिगिनर आप लोग इसको मास्टर मत करना। आप इसको
वन स्टेप एट अ टाइम सीखना। CSS में आप लोगों को प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रैक्टिस की जरूरत के साथ साथ मेंशन करना चाहूंगा कि आप लोगों को फ्रस्ट्रेशन भी बहुत आने वाला है अगर आप लोग CSS सीख रहे हो तो। फ्रस्ट्रेशन आप लोगों को इसलिए आएगा क्योंकि यार बहुत सारी चीजें आपको यार मेरा जो डिवाइस सेंटर में क्यों नहीं आया, मेरी ये इमेज ऐसे क्यों नहीं आई, मैं तो ऐसे चाहता हूँ ऐसे क्यों आ गई। तो इस तरह की चीजें आप लोगों को बहुत ज्यादा सताने वाली हैं अगर आप लोग CSS मास्टर करने चलोगे। इसलिए मैं कहूंगा एक लेवल पे सीखो, एक लिमिट तक सीखो CSS को एज अ बिगिनर। उसके बाद आप जावास्क्रिप्ट पर आ सकते हो, थोड़ा बहुत अपनी पहचान बना सकते हो वेब डेवलपमेंट में। उसके बाद वापस आकर आप लोग CSS को मास्टर कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर आऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि CSS के फ्रेमवर्क्स को सीखना क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो यार, अगर आप लोग बूटस्ट्रैप सीखते हो या फिर लेटेस्ट से आप लोग टेलविंड CSS सीखते हो तो आप लोगों को CSS बिना सीखे कॉपी पेस्ट करके कंपोनेंट्स बनाने का मौका मिलता है। ऐसे में आप लोगों को टाइम ज्यादा मिल जाता है बैकएंड को सीखने का, फुल स्टैक को सीखने का, डेटाबेस को सीखने का और जावास्क्रिप्ट को सीखने का। CSS में आप अटके नहीं रह जाते हो। इसलिए मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कुछ CSS के फ्रेमवर्क्स जो कि हैं बूटस्ट्रैप और आपका टेलविंड CSS। आप लोग टेलविंड CSS के साथ साथ टेल ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी टेल ब्लॉक्स क्या होता है आप लोगों को बताता हूँ। टेल ब्लॉक्स टेलविंड CSS के कुछ स्निपेट्स होते हैं। tailblocks.cc पे जाके आप लोग कॉपी पेस्ट करके बहुत अच्छे अच्छे UI बना सकते हैं। इसके बाद मटीरियलाइज करके एक फ्रेमवर्क होता है और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं। मैं ज्यादा फ्रेमवर्क्स के नाम लेके आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। बूटस्ट्रैप सीधा सीधा रेकमेंड करूंगा, एज अ बिगिनर आप लोग यूज कर सकते हो। डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर पाओगे, मजा आएगा आप लोगों को वेबसाइट्स बनाने में। इसके बाद SAS और पोस्ट CSS जैसे टूल्स फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं CSS के अंदर, यानी कि आप लोग CSS की जो फंक्शनैलिटी है उसको एक अलग ही लेवल पर ले जा सकते हैं। एज अ बिगिनर आप लोग इनको भी टच ना करें, बाद में आप लोग इसको डेफिनेटली जरूर सीख लें। आप एक वीकेंड में इनको सीख सकते हैं दोनों को, लेकिन इनिशियली आप लोग इनके चक्कर में ना पड़े। CSS को थोड़ा बहुत समझे और फ्रेमवर्क सीख के आगे बढ़ जाना, ठीक है। HTML पूरा आप लोग सीख जाओगे, CSS भी मैंने सॉर्टेड कर दिया। CSS की चीट शीट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और एक कोर्स भी मैंने बना रखा है। एक 1 वीडियो है लेकिन वो आई थिंक 6 आवर्स का कोर्स है जिसमें हमने फ्लिपकार्ट का क्लोन बनाया है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको जरूर आप लोग देखना। चीट शीट तो जरूर एक्सेस कर लेना यार, आप उसको देखो ना देखो। HTML में मैं कहूँगा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्टली चीट शीट लेकर समझने की कोशिश करो। और अगर आपको लगता है कि यार मैं बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ या बढ़ पा रही हूँ, तब आप HTML का वीडियो देख सकते हो। CSS का जरूर देख लेना वीडियो, आपको एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिया है मैंने उस वीडियो में। तो हमारा यार CSS भी अब सॉर्टेड हो गया। अब आता हूँ मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। जावास्क्रिप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मिसअंडरस्टूड है। अब जावास्क्रिप्ट मिसअंडरस्टूड इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार हमने एरे सीख लिए क्या होता है, हमने वेरिएबल सीख लिए क्या होता है, इफ एल्स सीख लिया, लूप सीख लिया और हमारा काम हो गया। जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी चीजें नहीं है। आप लोगों को एसिंक, अवेट, प्रोमिसेस, फेच API, एरे मेथड्स बेसिक्स के साथ साथ सीखने पड़ेंगे और इनमें लगेगा टाइम। ये आप लोगों को थोड़ा अलग सी फील देने वाला है जावास्क्रिप्ट। आप लोग को अगर ये लगता है कि जैसे आपने पाइथन सीखा है, C++ सीखा है, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत चेंज है जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट ऐसी लैंग्वेज होती है जिस पर कोई भी आता है उसके एसिंक नेचर को नहीं जानता है, कहते हैं यार ये मेरा कोड क्यों नहीं चल रहा है, ये चीज़ पहले क्यों प्रिंट हो गई, ये चीज़ बाद में क्यों प्रिंट हुई, ये तो मैंने पहले लिखी थी। इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनस होता है, परेशान करेगा। इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ जावास्क्रिप्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो। और एक सच और बोल देता हूँ यहाँ पर, वेब डेवलपर वो हायर होता है अच्छे पैकेज के साथ जिसकी जावास्क्रिप्ट अच्छी होती है। ये दोनों तो कर ही लेते हैं भाई सब लोग। बता दूं आप लोगों को, अगर आप एक डिजाइनर की पोजीशन पर जा रहे हैं तो शायद CSS आपको ज्यादा काम दे, लेकिन अगर स्टैंडर्ड फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर की तरफ आप लोग जा रहे हैं तो आपकी जावास्क्रिप्ट चेक की जाएगी। अगर जावास्क्रिप्ट अच्छी नहीं आती है ना आप लोगों को, तब आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये कड़वा सच सुन के जाओ आप लोग। इसके बाद जो एरे मेथड्स हैं, मैप, फिल्टर, रिड्यूस, ये सब आप लोगों को आने चाहिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट में एक हद तक आप लोग को आनी चाहिए और उसके बाद आप लोगों का काम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में हो जाएगा। अब एक यहाँ पर आप लोगों को बात बताता हूँ कि मैं जावास्क्रिप्ट का कोर्स लाने वाला हूँ और अगर आप चाहते हैं मैं जल्दी से जल्दी जावास्क्रिप्ट का कोर्स लाऊं तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ कि यार हमें एक जावास्क्रिप्ट का फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड विद अमेजिंग प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स भी ना वो एक अलग ही लेवल के होने वाले हैं। अगर आपने मेरा रिएक्ट का कोर्स देखा है, नहीं देखा तो झांक लेना ऊपर ऊपर से किस तरह के काम हमने किए हुए हैं। नेक्स्ट.js का कोर्स देखा है तो आप देख लेना किस लेवल पे हमने वहां पर वेबसाइट्स बनाई हुई है। एक पूरी ई-कॉमर्स वेबसाइट बना डाली है। और ई-कॉमर्स वेबसाइट का मतलब ये नहीं कि मैंने हल्का फुल्का बता दिया, नहीं, एकदम एक एक छोटी से छोटी डिटेल का इंटीग्रेशन करके आप लोगों को दिखाया हुआ है। तो उस तरह का जावास्क्रिप्ट कोर्स अगर आप लोगों को चाहिए तो नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। इसके बाद एक बार आप लोगों ने मास्टर कर ली जावास्क्रिप्ट, उसके बाद आप लोगों को जाना चाहिए फ्रेमवर्क्स की तरफ। इवेंचुअली एक अच्छे वेब डेवलपर बनने के लिए आप लोगों को फ्रेमवर्क्स करने ही
नहीं पढ़ेंगे। ऐसा कोई भी इंसान जो कि आप लोग को ये बताता है कि सिर्फ इससे काम चल जाएगा, फ्रेमवर्क्स बेकार की चीज़ है, वो खुद बेकार है। आप लोग यहाँ पर फ्रेमवर्क्स के अंदर रिएक्ट, नेक्स्ट, एंगुलर या Vue.js में से एक चीज़ चुनो। आपको चुनने की ज़रूरत है क्योंकि आज की तारीख में ये जो स्पीड प्रदान करते हैं ना रिएक्ट, एंगुलर, Vue.js, इस तरह के फ्रेमवर्क्स, देखो सारे काम इन तीनों का इस्तेमाल करके किए जा सकते हैं, लेकिन React.js में क्या होता है कि आप बताते हो कि यार मुझे ये करना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक बहुत अच्छा सा। मान लो आपके पास एक बॉक्स है, उसके अंदर एक टेक्स्ट है, उसके अंदर मान लो हैरी लिखा हुआ है। अब आप चाहते हो कि उसका नाम चेंज करके मैं वीरेंद्र कर दूं, ठीक है। तो अगर आप उसका नाम चेंज करके वीरेंद्र करना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर डॉम मैनिपुलेशन करना पड़ेगा प्योर जावास्क्रिप्ट की सहायता से। आपको लिखना पड़ेगा document.getElementById और उसके बाद जो भी उस बॉक्स की आईडी है .innerhtml इज इक्वल टू दिस, ठीक है। इफ दिस डू दिस, इफ दैट डू दैट, इस तरह की चीजें आपको करनी पड़ती है। रिएक्ट में आप लोग डायरेक्टली कमांड देते हो, आप कहते हो कि सेट स्टेट, इस वेरिएबल की स्टेट को चेंज कर दो, वो वेरिएबल जहां जहां यूज हुआ है अपडेट हो जाता है। अगर ये चीज हॉन्टिंग लग रही है तो अभी छोड़ दो, आप लोग मेरे रिएक्ट के कोर्स को बाद में कर लेना ये सब फिनिश करके, लेकिन जस्ट आप लोग को बता रहा हूँ। इसके बाद जरूरी नहीं है कि सिर्फ रिएक्ट ही सीखो, आप लोग एंगुलर और Vue.js भी सीख सकते हो। लेकिन पर्सनली मुझे रिएक्ट क्लिक किया इसलिए मैंने रिएक्ट में काम किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझे एंगुलर नहीं आता, Vue नहीं आता, ये दोनों भी मैंने ट्राई आउट कर चुका हूँ, लेकिन मुझे रिएक्ट सबसे बढ़िया लगा। मुझे लगता है कि React.js और पर्टिकुलरली Next.js जो कि रिएक्ट की फंक्शनैलिटी को और ज्यादा बेहतर बनाता है, वो मैं इस्तेमाल करता हूं। तो रिएक्ट सीख लो, Next.js सीख लो, आपका वो मजा ही आ जाएगा। आपको क्या बताऊं, मैं शब्दों में नहीं बता सकता कि वेबसाइट बनाने में कितना मजा आएगा रिएक्ट की सहायता से। बस थोड़ा सा स्टार्टिंग में फ्रिक्शन रहेगा सीखने का, लेकिन उससे भी पहले आप लोग को ये सब करना है। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे। जावास्क्रिप्ट का कोर्स चाहिए तो नीचे कमेंट में बता देना, मैं कमेंट के आधार पर ही प्रायोरिटाइज करूंगा उस कोर्स को। अगर कमेंट आते हैं ज्यादा से ज्यादा तो शायद आप लोगों को एक हफ्ते के अंदर ही वीडियोस डालना शुरू हो जाए। इसके बाद एक बात आप लोगों को और बताना चाहूंगा, और वो ये है कि डिजाइन और डेवलपमेंट सेम चीज नहीं होती है। जो डिजाइनिंग होती है वो एक डिजाइनर करता है, कौन सा कलर पे कौन सा कलर अच्छा लगेगा, क्या रेड पर येलो लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, कहाँ फॉन्ट साइज कितना बड़ा होगा, क्या साइड में अगर इमेजेस दिखाई जाएंगी तो अच्छी भी लगेंगी कि नहीं लगेंगी, ये सब आप लोगों को आना चाहिए। उसी के साथ साथ एक पॉइंट यहाँ पर और मेंशन करना चाहूंगा कि जो रिस्पॉन्सिवनेस होती है ना, अगर आप लोग को नहीं पता कि रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है तो आप लोगों को बता दूं कि जो रिस्पॉन्सिवनेस होती है उसका मतलब होता है कि आपके मोबाइल में और आपके लैपटॉप में सेम वेबसाइट काम करेगी। जब आप छोटे डिवाइस पर होंगे तब साइज अपना आकार बदलकर आपको कुछ और रिस्पॉन्स देगी, और जब आप बड़ी स्क्रीन पर होंगे तो वो कुछ और दिखेगी। ऐसा पहले ऑप्शनल होता था, आज से करीब 2012 में 2011 में ऑप्शनल होता था। अगर आपने रिस्पॉन्सिवनेस दे दी अपने क्लाइंट को तो वो आपको थैंक यू बोलता था। आज की तारीख में अगर आपने रिस्पॉन्सिवनेस नहीं दी ना क्लाइंट को, तब वो आप लोगों को पता नहीं क्या क्या सुना देगा, मेरे पास बताना फिर। तो रिस्पॉन्सिवनेस तो यार एकदम मस्ट है। मैं एक टेक्नोलॉजी को और शाउट आउट देना चाहूंगा यहाँ पर, जो है टाइपस्क्रिप्ट, जिसको शायद आप लोग स्टार्टिंग में ना सीखो, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या है। जो जावास्क्रिप्ट होती है वो टाइप सेफ नहीं होती है, यानी कि आपने अगर एक वेरिएबल बनाया उसके अंदर आपने डाल दी स्ट्रिंग, उसके बाद आपने दूसरा वेरिएबल बनाया और उसके अंदर आपने डाल दिया नंबर। अब नंबर वाले के अंदर आपने स्ट्रिंग डाल दी, स्ट्रिंग वाले के अंदर नंबर डाल दिया, तो जावास्क्रिप्ट को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोग टाइपस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हो तो आप लोग बग्स अहेड ऑफ टाइम कैच कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फीचर होता है ये डीबगिंग में बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। तो जो टाइपस्क्रिप्ट है अमेजिंग है लेकिन ऑप्शनल है। इसके बाद अब मैं आना चाहूंगा अपने बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर, और इसमें जो एक पहला ऑप्शन आप लोगों के पास है वो है कि आप लोग इस्तेमाल करें Node.js का, उसके साथ आप लोग MongoDB का इस्तेमाल करें और उसके बाद Mongoose का इस्तेमाल करें। Mongoose क्या है? MongoDB के ऊपर एक रैपर है जो कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से डेटाबेस के अंदर डेटा को क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट करने में मदद करता है। ये तीनों टेक्नोलॉजीज मॉडर्न है, और अगर आप लोग Next.js और React का इस्तेमाल करते हो तो आपको ये वाली स्टैक आनी चाहिए। आप बहुत ही फ्रेंडली तरीके से यहाँ से यहाँ स्विच कर सकते हो। अगर आप लोग करते हो PHP तो शायद आपको यहाँ से यहाँ स्विच होने में दिक्कत हो। तो ये तो पहला पॉइंट टू बी नोटेड हो गया। दूसरा ऑप्शन जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगा वो है आपका कि आप सब कुछ सेम रखो। यहाँ पर Django या फ्लास्क ले लो, ठीक है, Django या फ्लास्क, और बाकी सब कुछ आप लोग सेम रखो। ये भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है, ये भी एब्सोल्युटली आप लोग कर सकते हो। Mongoose की आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पाइथन बेस्ड ORM की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पाइथन बेस्ड ORM लिख देता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि आप लोगों को ऐसी एप्लीकेशंस बनानी पड़ती हैं जो कि शायद आप लोग पाइथन में लिखना चाहेंगे, जैसे कि मशीन लर्निंग करने वाली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने वाली, या फिर आप लोग OpenCV जैसी किसी लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हो तो आपको पाइथन में आसानी होगी। इसलिए कभी कभी वेब डेवलपर्स इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी जो एप्लीकेशन है वो ईजी हो जाए। आप लोग डेफिनेटली APIs बना सकते हैं, आप लोग एक से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपका जो पूरा बैकएंड है वो Node.js में हो गया, लेकिन आप लोग बात कर रहे हैं 3 और APIs से जो अलग अलग काम कर रही हैं। तो कॉम्प्लेक्स वेब प्रोजेक्ट्स तो इसी तरह से बनाए जाते हैं। इसके बाद कुछ हेडलेस CMS का नाम आता है, जो कि मैं ऑप्शन 3 आप लोगों को ऑप्शन 3 के तौर पे बता रहा हूँ।
स्ट्रैपी और सैनिटी आईओ। सबसे पहले ये हेडलेस सीएमएस क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि आप लोग बैकएंड में एपीआईज बनाते हो, अगर आप लोग सिर्फ फ्रंट एंड लिख रहे हो रिएक्ट का इस्तेमाल करके, तो आप लोग जो बैकएंड है उसकी एपीआईज को ऑटोमेटिकली एक डैशबोर्ड के थ्रू बना सकते हो। यानी कि आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है, बिना कोड लिखे आपको सारी एपीआईज मिल जाएंगी और आपका जो बैकएंड वाला काम है ना वो बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर है और आपको बैकएंड की कोई नॉलेज नहीं है और आप चाहते हैं अपने आप को फुल स्टैक बताना या फुल स्टैक की तरफ ट्रांजिशन करना। फुल स्टैक वो डेवलपर होता है जो बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों देखता है, फ्रंट एंड वाला फ्रंट एंड, बैकएंड वाला बैकएंड देखता है। लेकिन अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं तो ये सबसे ईजी रूट होने वाला है आप लोगों के लिए। हेडलेस सीएमएस सीख लो, स्ट्रैपी, सैनिटी में से कुछ सीख लो। मैं पर्सनली स्ट्रैपी को बहुत ज्यादा अच्छा मानता हूं और सैनिटी आईओ भी बहुत बढ़िया है, बट आप लोग खुद देखो क्या चीज आपको क्लिक कर रही है। मुझे पर्सनली स्ट्रैपी थोड़ा बेटर लगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पर हेडलेस सीएमएस, स्ट्रैपी और सैनिटी आईओ के बारे में बात करी। मोंगोडीबी के साथ साथ आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो रेडिस। व्हाट आई मीन टू से इसकी मोंगो की जगह आप लोग रेडिस का इस्तेमाल कर सकते हो। रेडिस इन मेमोरी डेटा स्टोर पहले होता था, लेकिन आज की तारीख में अगर हम लोग रेडिस की बात करें तो एक फुली फ्लैश फुल स्टैक डेटाबेस की तरह आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो रेडिस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटाबेस है। रेडिस की पूरी स्टैक है, रेडिस जेसन है, रेडिस ब्लूम है आपके पास, फिर रेडिस स्टैक में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। ठीक है, तो रेडिस स्टैक को आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो, गूगल पे सर्च करना रेडिस स्टैक, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। रेडिस ज़्यादातर आपका रियल टाइम एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आप लोग घूम गए, आप ये सोच रहे हो कि यार क्या क्या चीज़ें मैंने बता दी, फ्यूचर के लिए नाम ध्यान में रखो कम से कम कि आपको सीखना है। अगर आप लोग रियल टाइम एप्लीकेशंस बनाओगे कभी फ्यूचर में, रेडिस प्रेफरेबल डेटाबेस है। मोंगोडीबी से भी बन जाती है, बट रेडिस प्रेफर किया जाता है। अब और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप PHP यूज कर सकते हो, आप लोग रूबी यूज कर सकते हो, जावा में स्प्रिंग बूट का इस्तेमाल कर सकते हो। ये ऑप्शंस भी आप लोग यूज कर सकते हो। अब जल्दी से सैलरी की बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर 1 की, तो इसमें थोड़ी हायर सैलरी मिलती है और इजीली आपको जॉब मिल जाती है। एवरेज सैलरी पैकेज होता है 11 LPA। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ऑप्शन 2 की, तो जो हमारा एवरेज सैलरी पैकेज है वो 8 से लेके 11 लाख तक होता है। 8 से लेके 11 LPA का। और यहाँ का जो डेटा है वो मेरे पास नहीं है क्योंकि इंडिया में इतनी सारी जॉब्स नहीं है, और यहाँ पर आप लोगों को फ्रीलांसिंग इनकम बहुत अच्छी मिल जाती है क्योंकि इजीली आप लोग काम करके दे देते हो और ईज ऑफ फ्रीलांसिंग यहाँ पर बहुत बढ़िया है, मैं ये कह सकता हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 की। इसकी जो एवरेज सैलरी पैकेज है वो आपको 7 से लेके 10 LPA तक का मिल जाता है। ठीक है, अगेन ये इंडिया का डेटा है और इंडिया में आप लोग को पता है कि बहुत कम भी वेब डेवलपर्स कमाते हैं, बहुत ज़्यादा भी वेब डेवलपर्स कमाते हैं। वेब डेवलपर्स 50 लाख पर एनम भी कमाते हैं, वेब डेवलपर्स 5 लाख पर एनम भी कमाते हैं। क्या चीज सेपरेट करती है 5 लाख पर एनम कमाने वालों को 50 लाख पर एनम कमाने वालों से, आप लोग को बताता हूं। देखो यार, ये सारी चीजें तो आप लोग सीख लोगे, ठीक है, लेकिन आगे पता है कौन बढ़ेगा? आगे वो बढ़ेगा जो सॉल्यूशन पर आएगा, जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिससे मैं कह दूं कि यार मुझे आप जावास्क्रिप्ट में ये करके दे दो, आपने करके दे दिया, क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं किया यार ये चीज क्यों करूं, इससे क्या फायदा है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे तब आप लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। तो यार जाने से पहले आप लोगों को कुछ और टिप्स देना चाहता हूं जिससे आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल बन पाए वेब डेवलपमेंट की फील्ड में। पहली जो यहाँ पर टिप आपको देना चाहता हूं वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स बनाओ, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करो। जितने कम प्रोजेक्ट बनाओगे, जितनी ज्यादा थ्योरी पढ़ोगे, उतना ज्यादा आप लोग ट्यूटोरियल हेल्प में घुसते चले जाओगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से प्रोजेक्ट बनाओ और अपने माइंड से इनोवेट करो चीजों को। दूसरी टिप जो देना चाहूंगा वो ये है कि कीप ग्रोइंग, टेक्नोलॉजीज टाइम टू टाइम चेंज होती जाती है। हो सकता है कि ये वीडियो आज से 5 से 6 साल के बाद रेलेवेंट भी ना रहे, इसमें जो चीजें मैंने बोली हैं हो सकता है कि वो सारी की सारी रिप्लेस हो जाए। यू मस्ट बी कैपेबल इनफ कि आप लोग अपने आप को कुछ इस तरह से अडेप्ट करो कि अगर चीज़ें चेंज भी हो जाए ना तब भी आप रेडी हो, आप तब भी खड़े हुए मिलो, लेटे हुए ना मिलो। आप लोग ये नहीं कि आपने ये चीज़ सीख ली और उसके बाद आपने कोई नई चीज़ सीखी ही नहीं और 6 साल के बाद आप लोग लेटे हुए मिलो, गिरे हुए मिलो कि यार अब तो मुझे कुछ आता ही नहीं है, सारी टेक्नोलॉजीज तो रिप्लेस कर दी गई हैं। जो तीसरी टिप दूंगा वो है जावास्क्रिप्ट। यार जावास्क्रिप्ट ना मैं कहूँगा कि इसकी शान है, इस पूरी वेब डेवलपमेंट की आज की तारीख में शान है। इवॉल्व होती जा रही है और जावास्क्रिप्ट जितनी बढ़िया आएगी उतना बढ़िया वेब डेवलपमेंट होगा आज की तारीख में, ये भी आप लोगों को बता दूं। इसके बाद एक फ्रेमवर्क को जरूर मास्टर करो, और मास्टर करने का मतलब ये नहीं है कि 2-4 ऐपें बना ली सिंपल। मास्टर करने का मतलब ये है कि अगर कोई फीचर का नाम बता देना आपको कि यार ये चीज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अगर हो सकती है तो आप लोग को पता होगा कि हो सकती है, और अगर नहीं हो सकती है ना तो आप लोग बता दोगे कि यार ये चीज़ नहीं हो सकती कॉन्फिडेंटली इस फ्रेमवर्क में। इतना मास्टर करना है एक फ्रेमवर्क को, और कम से कम 10-50 प्रोजेक्ट्स बना लो एक फ्रेमवर्क से। कुछ सीरियस बना लो, पहले
बेसिक से ऑब्वियसली स्टार्ट करो, मीडियम प्रोजेक्ट की तरफ जाओ और फिर उसके बाद आपको मास्टर करके खतरनाक प्रोजेक्ट बना लो जिसको देखकर मुंह से अपने आप वाव छूट जाए। सो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ। कोई चीज अगर आप लोग ऐड करना चाहते हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बहुत सारे लोग पूछेंगे मुझसे और डेटाबेसेस के बारे में, जैसे कि पोस्टग्रेसक्यूएल का नाम क्यों नहीं लिया, माईसीक्यूएल का नाम क्यों नहीं लिया। ऑब्वियसली ये भी बहुत अच्छे रिलेशनल डेटाबेसेस है, लेकिन अगर आप लोग एक बिगिनर हो मैं रेकमेंड करूंगा आपको मोंगोडीबी, मैं रेकमेंड करूंगा आप लोगों को रेडिस। अब रेडिस को सीखना शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए। अगर आप लोग पीएचपी इस्तेमाल कर रहे हो तो डेफिनेटली आप लोग माईसीक्यूएल यूज करना, क्योंकि पीएचपी माईसीक्यूएल का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और बहुत सारी रिसोर्सेज आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।